यहाँ पे अगला स्थान की बात करते हैं जिसका नाम है कालीबंगा। तो लिखेंगे कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा या कालीबंगन भी कह देते हैं, एक ही बात है, कालीबंगन। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, कालीबंगन कालीबंगा। तो इस कालीबंगा कालीबंगा का मतलब क्या है, काले रंग की चूड़ियां। तो यहां से बहुत सारी काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई, तो इस वजह से इसका मतलब है, इस वर्ड का एक मीनिंग है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। गोरी है कलैया, पहना दे मुझे तू काली काली चूड़ियां, ठीक है, सुना होगा वो गाना, वो हरी चूड़िया कहती है, गोरी है कलैया पहना दे मुझे तू हरी हरी चूड़िया। तो यहाँ पे गोरी है कलैया पहना दे तू हमें काली काली चूड़िया, ठीक है। चलिए, तो कालीबंगा से क्या मिलता है, काले रंग की बहुत सारी यहां से चूड़ियां मिली हैं, तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। क्लियर, यस। कहां पे है प्रेजेंट लोकेशन, ये आपका पड़ेगा राजस्थान में। कहां पे, राजस्थान, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़। कालीबंगा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। कौन सी नदी किनारे जो सूख गई है, घग्गर नदी के किनारे पड़ेगा ये, घग्गर नदी। खोज किसने की थी, ए घोष, अमलानंद घोष ने। किसने, अमलानंद घोष, ए घोष, अमलानंद घोष, ए घोष, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, ए घोष, अमलानंद घोष, समझ रहे हैं। और भी कई विद्वान जुड़े हुए थे, जैसे बीबी लाल, जैसे बीबी लाल, बी के थापर, बी के थापर, लेकिन मैन जो है इनका नाम आता है अमलानंद घोष, लेकिन बीबी लाल भी इनके साथ में है, बी के थापर भी इनके साथ में है। तो इस तरह से तीन व्यक्ति इस कालीबंगा की खोज से या इसके एक्सकेवेशन से जुड़े हुए हैं, अमलानंद घोष, ए घोष, बीबी लाल और बी के थापर। समझ में बात है। ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहां से कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत मिलते हैं, यहां से हल से जुते हुए खेत क्या मिले, यहां से हल से जुते हुए खेत मिलते हैं, हल से जुते हुए खेत। तो कहने का मतलब है ये लोग हल का यूज करते थे, हल का इस्तेमाल करते थे, हल प्लो जिसको कहते हैं, प्लो फील्ड मिले यहां से, तो हल का यूज करते थे, ठीक है। हल इनको मालूम था और उससे खेती बाड़ी करते थे, पिलो यानी हल। तो कालीबंगा किस लिए फेमस है कि भैया यहां से हल के जुते हुए खेत मिलते हैं। तो ये हड़प्पा सिंधु या सिंधु घाटी के लोग या हड़प्पा के लोग या कालीबंगा के लोग जो थे, हल से परिचित थे, जानते थे, हल से खेतीबाड़ी किया करते। समझ में आ रही बातें। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि आपका जुते हुए खेत कहां से मिलते हैं, कालीबंगा क्यों फेमस है, यहां से हल से जुते हुए खेत मिले हैं, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। दूसरा, यहां से अग्नि कुंड मिलते हैं, जहां पर ये सैक्रिफाइसेस बलि वगैरह दिया करते थे, अग्नि कुंड, अग्नि कुंड मिलते हैं, यहां से क्या मिलते हैं, अग्नि कुंड यहां से मिले हैं, यहां से अग्नि कुंड मिलते हैं। यहां पर एक ही कब्र में दो व्यक्तियों को दफनाया जाता था, ठीक है। तो यहां से युगल समाधि मिली है, युगल समाधि, युगल समाधि, दो लोगों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाना, युगल समाधि। तो युगल समाधि कहां से, कालीबंगा से, युगल समाधि कालीबंगा, नोट कर लें इसको, हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नोट कर सकते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी कालीबंगा से। कालीबंगा क्यों फेमस है? काले रंग की चूड़ियां यहाँ से मिली है, तो इसका मतलब काले रंग की चूड़ियां होता है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से हल से जुते हुए खेत मिले हैं, यहाँ से बहुत सारे अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ से युगल समाधि, युगल मतलब होता है दो, जोड़े में दफनाना, तो यहाँ से युगल समाधि यानी ऐसी कब्र मिली है कई जहां पर दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर ने खोज की, घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान, हनुमानगढ़। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी कालीबंगा से मिलती है, कालीबंगा। क्लियर इतना सभी को? ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है सारी जानकारी, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया इतना? ये स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्लियर? यस, हो गया, चलिए ठीक है, समझ में बातें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताई। कहां पे कालीबंगा? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। ठीक है, और किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। खोज किसने की? अमलानंद घोष, ए घोष, बीबी लाल, बीके थापर, ये भी जुड़े हुए हैं। और ये क्यों फेमस है? यहाँ से हल से जुते हुए खेत मिलते हैं इसलिए फेमस है। अग्निकुंड मिले यहाँ से, बलि वगैरह करते थे लोग, बलि देते थे। ठीक है, और यहाँ से युगल समाधि मिली है, दो लोगों को एक साथ क्या दफना देते थे। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट जानकारी कालीबंगा हो गया आपका। यस, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम अगला स्थान देखते हैं। कालीबंगा हो गया। कालीबंगा देखा, अब हम देख लेते हैं बनावली। बनावली, बनावली आपका पड़ेगा ये हिसार, हरियाणा में। ठीक है, किस नदी किनारे है ये आपका सरस्वती नदी के किनारे पड़ेगा बनावली, हरियाणा, हिसार। ठीक है, बनावली हरियाणा हिसार, हरियाणा हिसार है ये बनावली। सरस्वती नदी के किनारे है। खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट। आर.एस. बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। आर.एस. बिष्ट ने खोज की थी। आर.एस. बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट ने खोज की है इसकी। ठीक है, यहाँ से माँ देवी की मूर्ति मिलती है, यहाँ से मातृ देवी या माँ देवी की, मातृ देवी या माँ देवी की पकी हुई मिट्टी की यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, माँ देवी या मातृ देवी की। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? और यहाँ से एक पकी मिट्टी की हल की भी मूर्ति मिलती है, हल। ठीक है, पक्की मिट्टी से यहाँ से हल की मूर्ति मिली है एक, पक्की मिट्टी की मूर्ति है हल की। ठीक है, यानी पक्की मिट्टी से हल बनाया गया है, हल की मूर्ति, यानी जिसको कहते हैं ना, हाँ, जो पक्की मिट्टी से जो बनाई जाती है मूर्तियां उनको टेराकोटा बोला जाता है, हल का टेराकोटा, या मिट्टी का हल बना के फिर उसको पकाया गया। तो इस तरह से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की मूर्ति कहाँ से मिलती है? बनावली से मिलती है। कहाँ से? बनावली, हरियाणा में, हिसार, सरस्वती नदी किनारे। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की है। मातृ देवी या माँ देवी की भी यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां मिलती। क्लियर है इतना सभी को? तो आप इसको एक बार देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक बार आप देख लें, बनावली। ठीक, बनावली हो गया। यस, तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। कर लिया होगा आप लोगों ने इतना।
तो बनावली कहाँ पे, हिसार हरियाणा, ठीक है। रविंद्र सिंह बिश्ट ने इसकी खोज की है। माँ देवी की बहुत सारी मूर्तियां यहाँ से मिलती है, सरस्वती नदी के किनारे था ये, और पकी मिट्टी की हल्की यहाँ से मूर्ति मिली है, माँ देवी की मूर्ति मिली है। तो इतना ही यहाँ से जानकारी है। एक और स्थान पड़ता है यहीं पर हरियाणा में, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये आपका पड़ेगा, ये फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद हरियाणा में है ये भी, फतेहाबाद। सूरज भान ने इसकी खोज की है, सूरज भान, ठीक है। सूरज भान ने इसकी खोज की है, सूरज भान ने खोज की है इसकी, राखीगढ़ी फतेहाबाद हरियाणा, सूरज भान ने खोज की है। और ये भारत में जो सिंधु घाटी के स्थान मिले हैं ना, भारत में पाए जाने वाले जो सिंधु घाटी के स्थान हैं, उनमें सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले सिंधु घाटी के जो भी स्थल हैं, उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। क्योंकि अगर हम देखें तो वैसे तो मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा, लेकिन मोहनजोदड़ो आज कहाँ है, वो तो आज पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो, ये सब, ठीक है। तो भारत में बहुत सारे हजारों स्थान मिले हैं, गुजरात में बहुत ज्यादा मिले हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, मेरठ तक, यूपी में भी मिले, इधर महाराष्ट्र में भी मिले। तो भारत में जो भी स्थान मिले सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के, उनमें सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, राखीगढ़ी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। तो राखीगढ़ी से संबंधित यही 2-3 जानकारी है। यस, तो ये किस लिए जाना जाता है, कि भारत में पाए जाने वाले सिंधु घाटी के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, फतेहाबाद हरियाणा। सूरज भान ने इसकी खोज की। क्लियर, यस, ठीक है, हो गया। चलिए, अब राजस्थान में कुछ स्थान ये हो गए, कालीबंगा आपका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लोथल। लोथल आपका पड़ेगा अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। अहमदाबाद, गुजरात, भोगवा नदी के किनारे होगा ये, भोगवा नदी। कौन सी नदी है, भोगवा नदी। अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात, भोगवा नदी के किनारे है ये। अहमदाबाद, गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। और खोज किसने की है इसकी, SR राव। ऐसे ही लिख लीजिए इसका, SR राव ने इसकी खोज की है। लोथल, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, भोगवा नदी के किनारे है ये, और इसकी खोज किसने की है, SR राव ने। क्लियर, यस, ठीक है। ये किस लिए जाना था, ये एक बंदरगाह था जहां से विदेशों के साथ व्यापार होता था। कहां पे था ये, जैसे मान लीजिए इंडिया, तो यहां पे था ये लोथल, ठीक है, इधर। तो यहां से विदेशों के साथ व्यापार होता था, लोथल, ठीक है। तो एक बंदरगाह था, एक पोर्ट था, यहां से विदेशों के साथ व्यापार होता था, लोथल, समझ रहे, ये है लोथल आपका, ठीक है ना। लोथल, गुजरात, भोगो नदी किनारे, एस.आर. राव ने खोज की। एक बंदरगाह था जहां से विदेशों के साथ व्यापार होता था, विदेशी व्यापार हो यहां से होता था, ठीक है ना। विदेशी व्यापार का एक स्थल था लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्या मिला, एक डॉकयार्ड मिला है यहां से, डॉकयार्ड, जिसको गोदीवाड़ा कहते हैं, डॉकयार्ड, गोदी या गोदीवाड़ा। एक गोदी मिला है या गोदीवाड़ा मिला है, जहां पे जहाज आता है और अपना सामान उतारा, चढ़ाया और फिर चल दिया। तो डॉकयार्ड मिला है यहां से, गोदीवाड़ा या गोदी लोथल। तो लोथल किस लिए फेमस है, एक बंदरगाह था, विदेशों के साथ व्यापार होता था, यहां से डॉकयार्ड मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, एस.आर. राव ने खोज की, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, क्लियर है यहां तक, तो ये सारी जानकारी क्लियर होगी आपको। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये जानकारी। यहां से भी अग्निकुंड मिलते हैं,
यहां से भी क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। तो यहां से क्या मिलते हैं हमको, अग्निकुंड मिलते हैं, ठीक है। यहां से भी हमें क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। तो यहां से भी एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक स्त्री पुरुष को दफनाया गया है, एक मेल है, एक फीमेल को दफनाया गया है। यहां से भी युगल समाधि, क्या, युगल समाधि, दो लोगों को एक साथ दफनाना, एक मेल एक फीमेल, समझ गए। तो यहां से भी युगल समाधि के हमको एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, क्लियर है। और यहां से एक मोहर मिली है, एक चित्र मिली है, मोहर पे एक चित्र है जिस पे जहाज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जहाज बना हुआ, शिप बना हुआ है। तो यहां से जहाज का चित्र मिलता है, शिप का एक चित्र मिलता है, मोहर पे बना हुआ, शील के ऊपर बना हुआ, क्लियर है। यस, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसको याद कर लेंगे। इससे पूछ सकता है कि बहुत बार पूछी हुई जानकारी है। बंदरगाह कहां से मिल रहा है, कौन सा बंदरगाह है इनमें से, डॉकयार्ड कहां से मिलता है, ठीक है, समझ आई बात है। अग्नि, यहां से अग्निकुंड भी मिले हैं, और एक सील पर, मोहर पर एक जहाज का चित्र बना हुआ है, युगल समाधि यहां से, समझ गए। और यहाँ के लोग क्या उपजाते थे, गुजरात के जो लोग थे वो चावल पैदा करते थे, ज्यादातर चावल, ठीक है ना, चावल की खेती बाड़ी, चावल खाते थे, चावल का उत्पादन होता था लोथल के लोगों के द्वारा, चावल, ठीक, समझ गए। यस, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें, क्लियर है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आ रही होंगी। कॉपी में लिख लें, नोट डाउन कर लें, और स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियर। समझक नाही, समझ गए, बुझल की ना बुझल, हाँ, समझ गए, वो आगे समझ में क्लियर है। चलिए ठीक है, तो ये था हमने इंपोर्टेंट जानकारी लोथल, और इंपोर्टेंट एक दो स्थल हैं उनको भी देख लेते हैं। ये लोथल के बारे में जानकारी हमने पढ़ी कि लोथल से क्या क्या मिलता है, कहाँ पे है, गुजरात में है, गोदीबाड़ा है, यहाँ से एक डॉकयार्ड मिला है, ठीक है, एक मोहर पर चित्र बना मिलता है जहाज का, युगल समाधि है, अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं, दो लोगों को एक कब्र में दफनाया गया है। अब एक और जगह पड़ती है रंगपुर, ये भी गुजरात में है। नदी कौन सी है, मादर नदी के किनारे है। यहाँ से हमें चावल की भूसी और चावल के बारे में जानकारी मिलती है, चावल के साक्ष्य मिलते हैं रंगपुर, ठीक है। एक और जगह पड़ती है सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा ये भी गुजरात में है, सुरकोतड़ा। और यहाँ से हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े की यहाँ से अस्थियां मिली हैं, ठीक है, हॉर्स बोन मिलते हैं, घोड़े की यहाँ से अस्थियां मिली हैं, हड्डियां मिली हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है ये। देखिए ये जो सभ्यता थी हॉर्स ओरिएंटेड नहीं थी, इस सभ्यता का मुख्य पशु घोड़ा नहीं था, घोड़े की जानकारी थी, लेकिन अभी भी ये, वैसे देखा जाए तो आज तो कुछ इतिहासकार इस बात को नकार देते हैं, कुछ कहते हैं कि घोड़े के साक्ष्य मिले, लेकिन वो बहुत बाद के मिले जब ये सभ्यता नष्ट हो रही थी, उस समय के हैं। तो घोड़ा इनका मुख्य पालतू पशु नहीं था, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो हॉर्स ओरिएंटेड कल्चर नहीं था ये, इंडस वैली का जो कल्चर था, इंडस वैली या हड़प्पन कल्चर थे, हड़प्पा के जो लोग थे वो घोड़े को मुख्य रूप से नहीं पालते थे। और ये सुरकोतड़ा से जो कुछ अस्थियां मिलती है ना, जिनको कुछ इतिहासकार घोड़े की अस्थियां, घोड़े की हड्डियां बताते हैं, कुछ इतिहासकार मना कर देते, डाउट है उसके ऊपर भी, लेकिन फिर भी ये पीसीएस में, यूपी पीसीएस में या कई में पूछ चुका है एक दो बार, ये निम्नलिखित में से कहां से हमें घोड़े की अस्थियां मिलती हैं, हड्डियां मिलती हैं, तो सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा गुजरात से, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और रंगपुर मादर गुजरात में किस लिए फेमस है, चावल के साक्ष्य यहां से मिलते हैं, मादर नदी किनारे है,
ये मादर नदी है, ठीक है, सुरकोतड़ा, जहां से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले। यस, क्लियर है। अब लिख लेते हैं धौलावीरा, देख लो इसको, हो गया क्लियर। यस, मिटा दूं तुम्हें, लिख लिया इतना सभी ने आप लोगों ने। रंगपुर गुजरात, मादर नदी किनारे, चावल के बारे में जानकारी यहां से मिलती है। फिर सुरकोतड़ा भी एक जगह का नाम है, गुजरात में है ये भी, और यहां से भी हमको घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े की अस्थियां यहां से मिली है, सुरकोतड़ा गुजरात। क्लियर हो गया सबका, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए, ठीक है, हो गया, आगे समझ में सबका, डन, ठीक है। तो ये हमने ये देखा रंगपुर और ये सुरकोतड़ा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एक और स्थान है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा धौलावीरा धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा भी आपका गुजरात में पड़ेगा ये, ठीक है, लूनी नदी के किनारे है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी, जगपति जोशी, जगपति जोशी, जेपी जोशी, गुजरात में पड़ेगा, लूनी नदी के किनारे गुजरात। जेपी जोशी, जगपति जोशी ने इसकी खोज की है, जेपी जोशी, जगपति जोशी, ठीक है। और ये क्यों फेमस है धौलावीरा, क्योंकि सिंधु घाटी के जो भी शहर थे वो ज्यादातर दो भागों में बटे हुए थे, ऊपरी शहर और निचला शहर। लेकिन ये धौलावीरा एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है कि ये जो धौलावीरा है ये तीन भागों में बटा हुआ था, ऊपरी शहर, मध्यम शहर और निचला शहर। तो ये कितने भागों में बटा हुआ था, ये शहर तीन भागों में था, ठीक है, ऊपरी शहर, मध्यम और निचला शहर, ठीक है। तो ये तीन भागों में बटा हुआ था धौलावीरा। यहां से एक स्टेडियम में मिलता है, यहां से और क्या मिलता है, स्टेडियम में मिलता है, स्टेडियम। और यहां से ये लोग पानी को भंडार करके रखते थे, जल संरक्षण के भी यहां से हमको साक्ष्य मिलते हैं, जल संरक्षण, जल संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण, जल संरक्षण जो कहते हैं ना, वाटर रिजर्वियर यहां से मिलता है, जल संरक्षण वाटर रिजर्वियर। स्टेडियम मिला यहां से, स्टेडियम, ठीक है, स्टेडियम मिलता है, जल संरक्षण के यहां से हमको साक्ष्य मिलते हैं। लूनी गुजरात नदी में है, ये गुजरात पे, गुजरात में पड़ेगा, लूनी नदी के किनारे, जगपति जोशी ने खोज की है। और ये शहर तीन भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है, तीन भागों में बटा हुआ। क्लियर इतना सभी को। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जानकारी थी आपके धौलावीरा से, ठीक है। तो ये आपके इंपोर्टेंट बड़े बड़े शहर थे जहां से हमको ये कुछ इस तरह की इंपोर्टेंट जानकारी मिली है जो आपके एग्जाम से काफी इंपोर्टेंट है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब और कुछ इस सभ्यता की बातों को एक बार देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। धौलावीरा कहाँ, गुजरात, किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे। खोज किसने की थी, जेपी जोशी, जगपति जोशी।
ये शहर 3 भागों में बटा हुआ, बाकी और जो शहर थे वो सब 2 भागों में बटे हुए थे। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, जन संरक्षण के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग वाटर रिजर्वियर, वाटर हार्वेस्टिंग, जल को भंडार करके रखते थे, बारिश वगैरह के जल को। ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर जो घर बनाने में, शहर को बनाने में स्टोन यानी पत्थर का यूज हुआ। स्टोन तो पत्थर आसपास मिलता होगा गुजरात में, तो जहाँ पे जो मटेरियल मिलता है उसी से तो बनाएंगे अपने घर, घास घर वगैरह जो भी है ज्यादातर। चलिए ठीक है, थैंक यू, हो गया। चलो, तो ये थी धौलावीरा के बारे में जानकारी। अब हम इनके और इस सिंधु घाटी, ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, या हम बात करें तो जो ये हड़प्पा सभ्यता है, हमने अब देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे, कुछ छोटे शहर थे, इनमें से कुछ बड़े शहर थे, वहां से क्या क्या मिला है। तो इन सारी चीजों को हमने आज पढ़ा और देखा और लिखा, समझा। और अब हम कुछ इस जमाने की कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पे बात करते हैं, जैसे कि इन लोगों का लिखने का तरीका कैसा था, इन लोगों को भाषा का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, ठीक है ना। हाँ जी। तो वो किस तरह से लिखते थे, किस दिशा में लिखते थे, यहां से क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लेते हैं। तो इनकी लिपि देखते हैं, लिपि कैसी थी इनकी, स्क्रिप्ट लिपि। जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, ठीक है। बाएं से दाएं लिखते हैं हिंदी को, तो हम ऐसे, इंग्लिश को भी हिंदी को। तो इनकी लिपि कैसी थी, ये सिंधु घाटी के लोग कैसे लिखते थे, तो इनको, इनकी जो लिपि थी, जैसे आज हम हिंदी में क्या यूज करते हैं, आ ई उ, इस तरह के अल्फाबेट का यूज करते हैं। इंग्लिश में कौन से, ए से जेड तक के अल्फाबेट का यूज करते हैं, वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सिंधु घाटी के जो लोग थे, ये आज की तरह इस तरह के अल्फाबेट यानी वर्णमाला का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये अपने किसी बात को लिखने के लिए, अपने किसी विचार को लिखने के लिए, तो क्या करते थे, ये चित्र बनाते थे कोई, ठीक है। तो इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी, चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, चित्रात्मक। तो कैसी लिपि थी इनकी, चित्रात्मक, जिसको कई बार भाव चित्रात्मक भी कह देते हैं, भाव चित्रात्मक, समझ रहे हैं। तो कैसी लिपि है इनकी, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक। तो ये अपनी बातों को कैसे लिखते थे, चित्रों के द्वारा उनको अभिव्यक्त करते थे, एक्सप्रेस करते थे। क्लियर है इतना। सीधे क्वेश्चन आएंगे, पूछ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। ऑप्शन होंगे भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक, वर्णात्मक, या इस तरह से और दो ऑप्शन, समझ गए आप। तो कैसी है, किस पे टिक लगाएंगे, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक। और किस दिशा में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे साइन बनाएंगे, ये ऐसे मिलेंगे आपको, कुछ ये थोड़ा सा इस टाइप से मछली जैसा कुछ साइन आपको मिलेगा देखने को, कुछ इस तरह का एक साइन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह के ये साइन का यूज करते थे। अब इनका मीनिंग क्या पता क्या है अभी तक। और ये जो लिपि है सिंधु घाटी की लिपि, इसी वजह से ये पढ़ ही नहीं गई, ये कोई भाषा मतलब कोई इसको पढ़ ही नहीं पाया आज तक। तो आज तक ये क्या है, इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो इस सिंधु घाटी की इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, समझ गए आप। इसको पढ़ा नहीं गया है, अभी तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। आप में से कोई विद्वान निकले और पढ़े तो और ज्यादा क्लियर हो गया है कि भाई इन लोगों का समाज कैसा था, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, और क्या था, क्या कर काम धंधा करते थे ये, ठीक है। यस, समझ में आप। लिपि हो गया, ठीक। अब इनको लिखने की दिशा क्या थी, जो दिशा थी, ये किस दिशा से किस दिशा में लिखते थे, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते थे, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखते थे, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, इस दिशा में लिखना शुरू करते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते थे। समझ में आई बातें, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर इनको और ज्यादा लाइनें लिखनी है तो फिर ऐसे बढ़ जाते थे, इधर लिखा, ऐसे ज्यादा बड़ा लेख है, ठीक है, फिर इधर से इधर चले। तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन थी, तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, समझ गए। यस, ठीक है। तो ये दो तीन बातें इनकी लिपि के बारे में है, क्योंकि इसको अभी तक तो पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा, लिखने का तरीका क्या था, राइट से लेफ्ट लिखते थे ये, ठीक है, इस तरह से। और इनकी लिपि कैसी थी, स्क्रिप्ट कैसी थी, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक, ठीक है। ज्यादातर ये सील मोहरों पे मिलती है,
इनकी जो लिपि है, ठीक है। यस, तो लिपि हमने देख ली। अब हम इनकी माप तोल भी देखने थे कि भाई ये मापने तोलने के लिए किस का यूज करते थे, कैसे था, ठीक है। बाट माप तो बहुत अच्छा इनका मेजरमेंट का सिस्टम था, ठीक है। स्टैंडर्ड इनके वेट यानी बहुत अच्छे मानक इनके बाट होते थे, ठीक है। तराजू होते थे, तो कांसे के या तांबे के तराजू के पड़ले भी मिलते हैं। चलिए, तो ये हमने इनकी लिपि देख ली है, लिख लेना इसको, नोट डाउन कर लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, हो गया सबका, लिख लिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, कर लिया होगा ये। तो कैसी है इनकी लिपि? भाव चित्रात्मक थी, चित्र बनाते थे अपनी बात को लिखने के लिए, और राइट से लेफ्ट तरफ लिखते थे। अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अब हम इनके दे देते हैं बाट और माप। तो इनके जो बाट थे वो 16 के गुणांक में थे, 16 के गुणांक में, जैसे 16, 32, 64, फिर ऐसे ही ऐसे दशमलव प्रणाली में, ठीक है, 3200, इस तरह से थे, ठीक है। तो 16 के गुणांक में इनके, 16 के मल्टीपल में गुणांक में इनके क्या थे? बाट थे, बड़े स्टैंडर्ड वेट थे, बहुत मानक बाट थे इनके। और कांसे के कई तराजू के पलड़े भी हमको मिलते हैं, समझ गए आप? यस, ठीक है। और कई हमें स्केल भी मिले सीपी के, तो ये लंबाई को मापने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे, स्केल यानी फुटे का इस्तेमाल करते थे। और लगभग इनका जो 37 इंच के आसपास इनका 1 फीट होता था, 1 फुट, ठीक है। तो कई हमें स्केल मिलते हैं, स्केल के द्वारा मापते थे। लगभग 37 इंच के बराबर इनका 1 फुट होता था, 37 इंच, ठीक है। तो इनको मापने तोलने का भी ज्ञान था, ये लोग मापना तोलना भी जानते थे। क्लियर है इतना? सीधे क्वेश्चन आते हैं कि उनके बाट और माप कैसे थे। बाट 16 के गुणांक में थे, 16, 32, 64, इस तरह से थे, ठीक। लंबाई को मापने के इनके पास स्केल थे, सीपी के स्केल बने मिलते हैं कई जगह आपको ये कॉपर के भी मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये कुछ इनकी इंपोर्टेंट जानकारी थी, समझ गए आप? इंपोर्टेंट जानकारी है यहाँ से, ठीक है। हो गया इतना? चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और बहुत अच्छे बर्तन भी ये लोग बनाते थे, उन पे लाल और काले रंग से उनको रंगते थे बर्तनों को। मृदभांड जो थे बर्तन, पत्थर की मूर्तियां भी बहुत सारी मिली हैं, माँ देवी की पकी हुई मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। सील मोहर बनाते थे, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता, हाँ, इस तरह के पशुओं को ये पालते थे, ठीक है। हाँ जी, समझ में आई बातें? क्लियर है? चलिए, तो ये इनके बार बार हमने देख लिए, हमने लिपि देख ली। अब हम इनका धर्म और देख लेते हैं कि भाई ये लोग किस तरह से पूजा पाठ करते थे, क्या था क्या नहीं था, है ना। उन चीज़ों को एक बार हम देखते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, बाट माप और लंबाई के बारे में क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि उनके गुणांक मतलब बाट किस रूप में थे? 16 के गुणांक में, 16 वाला, ठीक है। यस, तो हो गया इतना? क्लियर है? बता दें, कर लिया नोट सबने? यस। तो ये हमने देखा है इनके बाट और माप का तरीका। अब हम यहाँ पे इनका धर्म और देख लेते हैं कि भाई ये किस किस की पूजा करते थे, ठीक है। ये लोग किस किस की पूजा करते थे वो और देख लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है?
उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़े। अब क्लियर है सबको? तो इंटरेस्ट आ रहा है? कैसन हुआ? समझत ना ही समझे? समझ गए? बुझल कि ना बुझल? हाँ, चलो। तो अब हम इनका धर्म देखते हैं। देखिए ये जैसे आज भी ना अलग अलग भारत के हिस्से में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज हैं और अलग अलग लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। तो ऐसे ही सिंधु घाटी के जो लोग थे वो भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनके अपने अलग अलग विश्वास थे। ये नहीं कि भाई सारे लोग सिंधु घाटी के किसी एक ही देवी देवता की पूजा करते थे, ऐसा नहीं था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग उनके रीति रिवाज थे और अलग अलग धार्मिक विश्वास भी थे उनके, समझ रहे हैं? तो अब हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह की उनकी धार्मिक व्यवस्था थी, किन देवी देवताओं की वो लोग पूजा किया करते थे, तो उन सारी चीजों को अब हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? चलो तो अब हम देख लेते हैं सिंधु घाटी के लोगों का धर्म कैसा, धार्मिक व्यवस्था। तो क्या देख रहे हैं हम इनकी? धर्म को देख रहे हैं, धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, एक सबसे पहली बात तो यही है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो अपने देवी देवताओं के मंदिरों में नहीं बिठाते थे। मतलब जैसे कि आज हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को मंदिरों में बिठाया जाता है, उनके लिए मंदिर बनाए जाते हैं, बड़े भव्य बड़े अच्छे मंदिर बनाए जाते हैं, पूजा पाठ मंदिर में जाके करते हैं। तो सिंधु घाटी से ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं मिली है या कोई मंदिर वगैरह नहीं मिला है। तो सिंधु घाटी के लोग अपने देवी देवताओं को मंदिरों में नहीं बिठाते थे, मंदिर बनाकर उनकी पूजा नहीं करते थे। तो मंदिर नहीं मिले हैं कहां से? सिंधु घाटी से। तो कई बार हम देखेंगे भाई धर्म था, माँ देवी की पूजा करते थे, शिव जी जैसे भगवान की पूजा भी करते थे, है ना? तो इसका मतलब ये है कि भाई मंदिर भी रहे होंगे। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं और एग्जामिनर हमारा हमको मतलब मूर्ख बना देता है या वो हमको अपने जाल में फंसा लेता है। तो सिंधु घाटी में कोई मंदिर नहीं मिलते, तो टेम्पल नहीं है, मंदिर नहीं पाए गए हैं। ठीक है, कोई मंदिर नहीं थे सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी के लोग अपने देवी देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। क्लियर इतना? यस। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनके धार्मिक विश्वास थे। ठीक है, किसकी पूजा कर रहे हैं? माँ देवी की पूजा करते हैं, मातृ देवी या माँ देवी की पूजा कर रहे हैं। भारत में आज भी बहुत सारे देवों की पूजा होती है, बहुत सारी देवियों की पूजा होती है। माँ देवी या मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग। मिट्टी की बहुत सारी, पकी हुई मिट्टी की बहुत सारी माँ देवी की मूर्तियां मिली है। दूसरा जो मैंने बताया था ना, एक पशुपति या शिव की पूजा किया करते थे, पशुपतिनाथ जिसको शिव कहा गया, आद्य शिव, प्राचीन शिव, आद्य शिव। ठीक है, तो इनके एक पुरुष देवता थे, पुरुष देवता जिसका क्या माना है इतिहासकारों ने, जिसको पशुपतिनाथ या आद्य शिव कहा है। तो एक इनके पुरुष देवता थे, पुरुष देवता जिनको आद्य शिव या पशुपतिनाथ कहा गया। तो आद्य शिव या पशुपतिनाथ या आज के जो शिव भगवान हैं उन्हीं से मिलते जुलते ये देवता थे इनके, जिनकी ये लोग पूजा करते थे, जिसका एक चित्रशील पर मोहर पर कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। जिनके चारों तरफ कई सारे पशु, जैसे बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है। ठीक है, तो इन पशुओं की भी शायद पूजा होती थी। क्लियर है इतना सबको? समझ गए आप? वही योगी के ध्यान लगाए बैठे हैं, ये योगी के रूप में सिर सिर पे सींग है या सींगों वाला मुकुट पहना हुआ है। ठीक है, फिर ये कई सारे पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग कई सारे पशुओं की पूजा करते थे, जैसे कि पशुओं में कौन सा? कुबड़ वाला सांड हो गया, कुबड़ वाला सांड इसकी पूजा करते थे।
आज भी इसको हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया, कुबड़ वाला सांड। ठीक है, एक सींग वाला जानवर, ठीक है, जिसको एक श्रृंगी कहा गया है, एक श्रृंगी, एक सींग वाला जानवर। ठीक है, इसकी भी पूजा होती थी। और जो वही मोहरे यहाँ से मिली ना, सील मोहरे, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मोहरों का इस्तेमाल करते थे, सील मोहरे मिले हैं, तो सबसे ज्यादा सीलों के ऊपर, मोहरों के ऊपर किस पशु का अंकन किया गया है, किस पशु का चित्र सबसे ज्यादा सीलों या मोहरों पर मिलता है, तो वो है एक सींग वाला जानवर, एक श्रृंगी जानवर, जिसको कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो कैसा दिखता था, जैसा गैंडा दिखता है उसके तरह का दिखता था। तो गैंडे जैसा एक सींग वाला जानवर इनको काफी अच्छा लगता था, सिंधु घाटी के लोगों को, बहुत फेमस, उनका लोकप्रिय एक पशु था, एक श्रृंगी जानवर, जिसकी पूजा भी होती थी। और मोहरों के ऊपर, सील्स के ऊपर सबसे ज्यादा किस पशु का चित्र मिलता है, किस पशु का अंकन किया गया है, एक सींग वाले जानवर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो मोहरों के ऊपर, सीलों के ऊपर सबसे ज्यादा इस एक सींग वाले पशु का चित्र बनाया गया है, चित्रांकन किया गया है। इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा जानकारी। क्लियर है? और जहां मोहरों की बात हो रही है तो दो तीन जानकारी और लिख लो। मोहरों कहते हैं कि किसी घोड़े वगैरह का चित्र नहीं मिला किसी मोहर पर। ठीक है, समझ रहे ना? पशुओं में बहुत सारा जानकारी मिलती है, लेकिन लियोपार्ड के बारे में जानकारी नहीं मिलती, शेर वगैरह का भी कोई चित्र नहीं मिलता है ना? और मोहरों पे बहुत सारे पशु बने हुए हैं, लेकिन घोड़े का किसी मोहर पर कोई चित्र नहीं बना हुआ है। मोहर जो थी, सील जो थी, और ज्यादातर मोहर जो सील वो किसकी बनी थी, सेल खड़ी की बनी हुई थी। लिख लो, इंपोर्टेंट है। सेल खड़ी भी एक पत्थर टाइप ही होता है, ये भी पत्थर जैसा ही, सेल खड़ी। तो ज्यादातर मोहरे किसकी बनी थी, सेल खड़ी की बनी हुई थी। स्टेटाइट जिसको कहते हैं, स्टेटाइट, स्टेटाइट की बनी हुई थी ज्यादातर मोहरे। सील जो थी, लिख लो इसको, सिंधु घाटी की मोहर किसकी बनी हुई थी, ज्यादातर सेल खड़ी की बनी हुई थी, एक टाइप का ये पत्थर है। और सबसे ज्यादा इन मोहरों पे किसका चित्र बना हुआ, कौन से जानवर का, एक सींग वाले जानवर का। घोड़े का किसी मोहर पर कोई चित्र नहीं मिलता, गाय का भी कोई जल्दी से चित्र नहीं मिलता, और लेकिन सांड जो था कुबड़ वाला, उसका भी खूब चित्र मिलते हैं। शेर के बारे में भी इतनी बहुत ही कम जानकारी मिलती है सिंधु घाटी से, शेर लॉयन के बारे में। तो लिख लेना है, सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ गए आप? पीपल की पूजा आज भी होती है हिंदुओं में, तो ये लोग भी क्या है, पीपल की पूजा किया करते थे, यानी वृक्षों की पूजा करते थे। और वृक्षों में सबसे ज्यादा क्या, पीपल। समझ में आई बात? तो पीपल की पूजा ये लोग करते थे, पीपल। ठीक है, सवास्तिक सिंधु घाटी की देन है। जो हिंदुओं में काफी पवित्र साइन माना जाता है ना, सवास्तिक, वो सिंधु घाटी से मिला है, सवास्तिक, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि ये सूर्य की उपासना से संबंधित है, सूर्य की उपासना। ठीक है, नाग पूजा, सर्प पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, जल पूजा, अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। कबूतर भी इनको काफी लोकप्रिय था, कबूतर, पिजन, डोव। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से ये अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, लिख लें। सवास्तिक सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, काफी पवित्र चिन्ह माना गया है इसको। हिंदू धर्म में माँ देवी की पूजा करते थे, शिव जैसे भगवान आदि शिव या पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। कुबड़ वाला सैंड आज भी पवित्र माना जाता है हिंदुओं में। एक सींग वाला जानवर बहुत लोकप्रिय था इनका, उसकी पूजा होती थी। मोहरों पे सबसे ज्यादा चित्र किसका मिलता है, एक सींग वाले जानवर का, जो गैंडे जैसा था। और मोहरे ज्यादातर किसकी बनी हुई थी, सील जो थी, सेलखड़ी की बनी हुई थी। मोहरों पर घोड़े का चित्र नहीं मिलता, गाय का भी नहीं मिलता है, शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और वृक्षों की पूजा करते तो वृक्षों में सबसे ज्यादा पूजा किसकी, पीपल की पूजा करते थे। किसकी करते थे, पीपल की पूजा करते। समझ गए? क्लियर है इतना? नाग पूजा, अग्नि पूजा, इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कबूतर वगैरह को भी ये लोग पूजते होंगे शायद। ठीक है,
चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी, इसको आप नोट कर लें, लिख लें और नोट डाउन कर लें। क्लियर है इतना आप सभी को? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर है? यस, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हो गया सबको? लिख लिया सबने? नोट डाउन कर लिया? चलिए, और अगर इनके हम अंतिम संस्कार की बात करें तो ये लोग कुछ जगहों पर जलाया जाता था डेड बॉडी को, कुछ जगहों पर जैसे हड़प्पा से क्या मिलते हैं, कब्रिस्तान मिले तो ये दफनाते थे अपने पूर्वजों को। तो ज्यादातर इस जमाने में दफनाने का चलन ज्यादा था, तो अपने पूर्वजों को ज्यादातर ये दफनाते थे कब्रों में। ठीक है, कुछ जगह पे जलाया भी जाता था, और कुछ जगह पे कहते हैं ना आंशिक समाधान मिलता, मतलब पहले डेड बॉडी खुले में फेंक दिया, ऐसे ही रख दिया, पशुओं ने चील कौओं ने सुखाया, जो भी कुछ अस्थि हड्डियां बची उनको उठाकर फिर एक उसमें कब्र में दाब दिया। तो इस तरह से इसको कहते हैं आंशिक समाधान। तो दो तीन तरह से, मतलब पूर्ण समाधान मतलब पूरी डेड बॉडी को उठा के कब्र में दाब देना, कुछ जगह जलाया जलाया जाता था, ज्यादातर ये दफनाते थे, कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। एक आंशिक समाधान था, बॉडी को खुले में छोड़ देते थे, फिर उसको जब चील कौवे खा लेते थे पशु वगैरह, जो बचता था उसको उठा के अपना कब्र में दाब दिया। ठीक है, मूर्ति पूजा थी, बिल्कुल थी, माँ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली है ना। मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा, नाग पूजा, ये सब यहीं से। पेड़ों की पूजा, जानवरों की पूजा, कुबड़ और ये एक सींग वाला जानवर पशुपति जैसे, या शिव जैसे भगवान की, या देवता की पूजा, माँ देवी की पूजा, स्वास्थ्य यहीं से मिलता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी, और मंदिर नहीं बनाए इन्होंने अपने किसी देवी देवता की। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, चलिए फिर, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन करें और स्क्रीनशॉट ले लें इसको। हो गया? ठीक है, यस, चलिए फिर, थैंक यू। तो ये रही इनके धार्मिक विश्वासों की बात, तो मैंने आपको बता दी, समझा दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि सिंधु घाटी में किस तरह के धार्मिक विचारधारा वाले लोग थे। तंत्र मंत्र पूजा में भी ये लोग विश्वास करते थे, भूत प्रेतों में विश्वास करते थे, बहुत सारे यहाँ से ताबीज वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, यस। तो ये था इन लोगों का धर्म, धार्मिक बातें, धार्मिक विश्वास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, और आपने काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होगा, सीरियस होकर चीज़ों को, और समझा होगा। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर, जो जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। गारंटी है इस बात की कि यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये वेददृष्टि ग्रुप से पूरा फुल बैच है, फ्री बैच है और गारंटेड बैच है। क्लास के लेक्चर से आपको गारंटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतना पढ़ लिया जितना हमने बताए करवाए, तो आपका पीटी बिल्कुल 100% क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है सबको इतना? ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में वेदर्शी ग्रुप के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।